दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा, राजेश की माताजी की तबीयत खराब थी। डॉक्टर देखने के लिए आते हैं, लेकिन डॉक्टर राजेश की माताजी यह जिद पकड़कर बैठी रहती हैं कि अगर वह इलाज कराएंगी तो अपने बेटे राजेश से, नहीं तो नहीं। राजेश के पिताजी उसको मनाने के लिए उसके हॉस्पिटल में जाते हैं और उनकी माताजी का सारा हाल उनसे कह देते हैं। डॉक्टर राजेश घर आते हैं अपनी माताजी को देखने के लिए। अब इसके आगे इधर राजेश की माँ रीता से कुछ बातें कर रही थी। राजेश का जन्मदिन आने वाला था। आज 1 तारीख है। कल मेरे बेटे का जन्मदिन है। हर साल कितनी धूमधाम से हम जन्मदिन मनाते थे, तो इस साल भी धूमधाम से मनाएंगे। पगली कहीं की, बिना दूल्हा के कहीं बारात सजती है। नहीं माँ जी, वो कहीं भी हो, हम उनका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे। अच्छा माँ जी, आप बैठिए, हम आपके लिए दूध लेकर आते हैं। इतना कहकर आशा माताजी के लिए दूध लेने चली जाती है। तभी डॉक्टर राजेश अपनी माताजी के पास पहुंच जाते हैं। माँ, राजेश, मेरे बेटे, मेरे लाल, तू आ गया ना? अब तू मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा ना? माताजी अपने बेटे राजेश को देखकर उससे लिपटकर रोने लगती हैं और उसे बहुत प्यार और दुलार देती हैं। देख, देख बेटा, तेरे बिना मेरी क्या हालत हो गई है। एक एक पल, एक एक क्षण मेरे लिए मुश्किल हो गया था। घबराओ नहीं माँ, अब मैं आ गया हूँ। माँ, अब मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। बैठ जाओ माँ, देखने दो मुझे क्या तकलीफ है तुम्हें। बैठो माँ। अरे रे, रहने दे। इतने दिनों बाद तुझको देखा है, अब मेरे सारे दुख दूर हो गए। राजेश के आते ही उनकी माताजी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो राजेश को देखते ही आधी तबीयत तो उनकी वैसे ही ठीक हो गई। अरे, अब तू क्या करेगा देख के? मैं तो वैसे भी ठीक हूँ। अरे नहीं नहीं माँ, लेकिन मुझे देखने तो दो। तभी उधर से रीता दूध लेकर आ रही थी और वह डॉक्टर राजेश को देखकर दंग रह जाती है। डॉक्टर राजेश अपनी माताजी का चेकअप कर रहे थे और वह भी रीता को देखते ही चौंक जाते हैं। आशा, देख मेरा राजेश आ गया। जा बेटी, इसके लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। आशा दूध रखकर चुपचाप वहां से चली जाती है। आशा राजेश को देखकर बहुत हैरान और परेशान हो जाती है और वह सोच में पड़ जाती है। ये क्या? मैं उन्हीं के घर में हूँ। इस घर की बर्बादी का कारण मैं ही हूँ। मैं ही वो मनहूस लड़की हूँ। मेरे लिए ही इन्होंने अपने माँ बाप को छोड़ा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक ऐसी लड़की उसके जीवन में आई जिसने मेरी खुशियों को डस लिया, मेरे हरे भरे संसार को आग लगा दी। नहीं नहीं, अगर अगर माँ जी को पता चल गया कि मैं ही रीता हूँ तो। कान खोल कर सुन लो, वो नालायक लड़का उस आवारा लड़की के साथ इस घर में कभी कदम नहीं रख सकता। नहीं, मैं यहाँ से चली जाऊंगी मैं। आशा, तुम मुझे छोड़कर जाओगी तो नहीं ना? नहीं नहीं, मैं क्या करूँ? रीता यही सब सोचकर बहुत परेशान रहती है। तभी पीछे से डॉक्टर राजेश आ जाते हैं। रीता, भगवान ने तुमसे कितनी बेइंसाफी की है। कितना ढूंढा है मैंने तुम्हें, और तुम मिली भी तो अपने घर में। आज तुम मुझे मिल गई, दुनिया की सारी खुशियां मुझे मिल गई। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपको धोखा हुआ है। मैं रीता नहीं हूँ, मैं आशा हूँ, आशा। रीता न जाने क्यों राजेश से झूठ बोल रही थी। किस्मत तुम्हें धोखा दे सकती है, लेकिन तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती।
मैं तुम्हें पहचानने में गलती नहीं कर सकता, जिसकी सूरत इन आंखों में बसी हुई है। आप क्यों नहीं समझते? मैं कितनी बार आपसे कह चुकी हूँ, मैं रीता नहीं, मैं आशा हूँ, आशा। आपको आपको मैंने पहले कभी नहीं देखा। तभी माताजी आवाज लगाती हैं। आशा, आशा वहां से चली जाती है। मेरा बेटा घर वापस आया है। कल जन्मदिन है उसका। जन्मदिन की पार्टी बहुत धूमधाम से होनी चाहिए, बहुत शान से होनी चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप सब इंतजाम करवा देना। तभी वहां आशा आ जाती है। आशा, आशा तुम सारा इंतजाम खुद ही कर देना। और राजेश के बहुत सारे दोस्त आएंगे, खाने पीने का इंतजाम भी कर देना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फिर अगले दिन राजेश का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसके सभी दोस्त आते हैं, सब मिलकर बहुत खुशियां मनाते हैं। फिर एक दिन राजेश अपने कमरे में बैठा हुआ था और रीता उसके लिए खाना लेकर आती है। राजेश की हालत देखकर रीता बहुत परेशान हो जाती है। राजेश न ढंग से कुछ खाता था न पीता था, रात में जाग जाग कर सिगरेट पिया करता था। रीता राजेश का खाना रखकर वापस जा ही रही थी कि ये खेल कब तक चलेगा? अब और कितना सताओगी? जब से इस घर में आया हूँ, एक पल का चैन नहीं। रात आंखों में कट गई यही सोचकर कि ये क्या हो रहा है। रीता, तुम्हें बताना होगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्या बात है? मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मैं रीता नहीं, मैं आशा हूँ, आशा। अगर आप मुझे तंग करेंगे तो मैं माँ जी से कह दूंगी। आप हट जाइए मेरे रास्ते से। नहीं, हरगिज नहीं। तुम्हें बताना ही होगा। ये चेहरा, ये रंग रूप, ये आंखों की चमक मुझे पूरा यकीन दिलाती है कि तुम वही रीता हो जिसने मेरा जिंदगी भर साथ देने का वादा किया था। क्या तुम इन बातों से इनकार कर सकती हो? मैं तुम्हें यकीन दिलाकर रहूंगा कि तुम वही रीता हो। नहीं, नहीं राजेश बाबू, होश में आइए। आप इस घर के मालिक हैं, अपनी माँ के लाडले हैं। ऐसी माँ जो हर सांस में आपका नाम लेती है, ऐसी माँ के प्यार को, इस घर की इज्जत को एक नौकरानी से ऐसी बातें करके मिट्टी में मत मिलाइए। मुझे जाने दीजिए। ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ। इतना कहकर राजेश वहां से चला जाता है और रीता रोती बिलखती रह जाती है। फिर अगले दिन रीता चाबी का वह गुच्छा माताजी के हाथों में सौंपकर जाने की बात कहती है। आखिर तुम क्यों जाना चाहती हो? तुम्हें कोई तकलीफ है यहाँ? नहीं माँ जी, अब आपकी तबीयत भी ठीक हो गई है। मैंने तुम्हें यहाँ नर्स बनाकर नहीं रखा था, बेटी बनाकर लाई थी। माँ जी, सगी बेटी को भी जाना पड़ता है, मैं तो फिर भी पराई हूँ, जाने दीजिए माँ जी। लेकिन ये अचानक जाने की वजह क्या है? तभी वहाँ राजेश आ जाता है। वो वजह मैं हूँ माँ। राजेश, तू? हाँ माँ, जिस लड़की को तुमने आशा के नाम से अपनाया है वो आशा नहीं, रीता है। वही रीता जिसकी तलाश में मैं ये घर छोड़कर चला गया था। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। बेटी, इसे जाने दो माँ, ये सच्चाई को कब तक छुपाएगी? इतना कहते ही रीता भागते हुए वहां से चली जाती है। जब वह बाहर पहुंचती है तो उसके पिताजी व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। उन्हें देखकर रीता चौंक जाती है और वहीं रुक जाती है। रुक क्यों गई? पाँव में बेड़ियां क्यों पड़ गई? अब भी तुम कह दो कि तुम रीता नहीं आशा हो। तभी रीता के दिमाग में वही बातें गूंजने लगती हैं जो राजेश के माताजी और पिताजी ने कही थी। एक ऐसी लड़की उसके जीवन में आई जिसने मेरे हरे भरे संसार को आग लगा दी। हाँ, मैं रीता नहीं, मैं आशा हूँ। इतना सुनते ही रीता के पिताजी भी चौंक जाते हैं। राजेश, ये कौन है? ये मुझसे नहीं, अपनी आशा से पूछो माँ, ये खुद बताएगी।
कह दो कि तुम इनको भी नहीं पहचानती, इनसे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। खामोश क्यों हो गई? क्या अब भी तुम सच्चाई को छुपा सकती हो? कह दो कि इनसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, ये तुम्हारे कोई नहीं। तभी रीता सोच में पड़ जाती है और वह राजेश के पिताजी को देखती है। तभी उनकी बातें याद आ जाती हैं। कान खोल कर सुन लो, वो नालायक लड़का उस आवारा लड़की के साथ इस घर में कभी कदम नहीं रखेगा। हाँ, मैं किसी की कुछ नहीं, मैं किसी की कुछ नहीं हूँ। इतना सुनते ही रीता के पिताजी के ऊपर तो जैसे करोड़ों बिजलियां एक साथ गिर गई हों और वह व्हील चेयर से कांपते हुए उठने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे उठ खड़े हो जाते हैं। बेटी! बाबूजी, बाबूजी, आप कहाँ चले गए थे बाबूजी? आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? तभी वहाँ कमला देवी आ जाती हैं। रीता, रीता बेटी, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफें उठानी पड़ी। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। माँ, आपने मुझे मेरे बाबूजी से मिला दिया। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। एहसान इनका नहीं, उस कंपाउंडर दीपक का है जिसने हम सबको मिला दिया। तभी वहाँ कंपाउंडर दीपक आ जाते हैं। देखिए, हम किसी के एहसानों का बोझ नहीं रखते। मंगल के एहसानों का बदला हमने उसको पुलिस के हवाले करके चुका दिया। अब अगर तुम दोनों को मिलाया है तो अलग भी कर दूंगा। चलो रीता, मेरे घर चलो। अरे, अपना घर होते हुए रीता बाहर कैसे जा सकती है? अरे यही तो इस घर की लक्ष्मी है। तुम इसे बेटी बनाकर लाई थी, अब इसे बहू बनाकर रख लो। क्यों रघु वर्मा जी? फिर इस तरह रीता और राजेश की शादी हो जाती है और भगवान ने एक बार अंततः उन्हें फिर मिला दिया। तो दोस्तों, इस कहानी का अंत यहीं पर होता है। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।